आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ा रहे हैं, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी की थर्ड वीडियो बनाएंगे और थर्ड वीडियो में आज आपको हम रेजिस्टिविटी कवर करेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? अभी तक आपने पढ़ा था ओम्स लॉ पढ़ा है, आपने करंट के बारे में पढ़ा है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है एंड फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। आज हम मेन कोर्स कवर करेंगे रेजिस्टिविटी एंड पावर। तो आइए रेजिस्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी, अब बात ये आती है कि सर रेजिस्टेंस तो सुना था और वर्ड उसके जैसा ही लग रहा है, तो रेजिस्टिविटी क्या है? बेटा रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट ही होती है, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? जो रेजिस्टेंस है आपको हमने पढ़ाया था वो लेंथ पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेंथ पे, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है ये भी एक क्वालिटी है मटेरियल की, ठीक है ना, कंडक्टर की, विच डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ये केवल डिपेंड करती है टेम्परेचर और मटेरियल पर, ठीक है। ये टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो देखते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के बारे में सबसे पहले R इक्वल रो एल अपॉन ए, इसका फार्मूला बताया गया है, जहां पर रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी। जो ये रो सिंबल है R इक्वल रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टिविटी है आपके पास, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, इस फार्मूले में लेंथ और एरिया आया है। बिल्कुल, इस फार्मूले में लेंथ और एरिया है रेजिस्टेंस के लिए। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पर, एरिया पर एंड रेजिस्टिविटी पर। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे इन तीनों चीजों पर डिपेंड करेगी, लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी। तो रो इसका सिंबल होता है, ठीक है, इसको जो हम रीड करते हैं रो, जैसे इसको रीड किया था ओम, इसको रीड करेंगे रो। और इसकी यूनिट क्या होगी? आर की क्या होती है? ओम, एल की मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रो की यूनिट हो गई ओम मीटर। तो रो की यूनिट हो गई ओम मीटर, ओम ये मीटर ये, तो ओम मीटर, ठीक हो गया। तो रो की यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी है क्या? तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होती है कब? अगर एल की वैल्यू भी 1 हो और ए की वैल्यू भी 1 हो जाए। इफ एल इज 1, ए इज 1, देन रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, यहां पे जो सब्सटेंस होगा वो कंडक्टर होगा, ठीक है ना, यहां पे सब्सटेंस कंडक्टर होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी व्हेन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का व्हेन we take a rod of length 1 meter square and area of cross section 1 meter square। तो क्या कहता है कि रेजिस्टिविटी हमेशा रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। लेकिन कब? When we take a rod, जब हम एक रोड लेंगे ऑफ लेंथ 1 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। इसके डेफिनेशन में आपको आगे भी लिख के दूंगा, तो समझिए क्या कहता है। अगर मान लीजिए रोड 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर लंबी, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर की रोड और 1 मीटर एरिया क्रॉस सेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को रेजिस्टिविटी कहा गया। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो रेजिस्टिविटी को 1 कहा गया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास रेजिस्टिविटी है
और रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, मैंने आपको बताया इस पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर पे डिपेंड करती है। तो आइए इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज इतने 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इससे स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज दिस। चलिए देखते हैं। R इक्वल रो L अपॉन ए। अगर लेंथ 1 मीटर ले लें किसकी? सिल्वर रोड की, ठीक है ना। सिल्वर रोड ले लें आप 1 मीटर की, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लें आप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लेंथ ले लें आप 1 मीटर। तो क्या कहता है? रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस। देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो रो इक्वल आर मीन्स रो इक्वल आर, ठीक है। आर इक्वल रो मीन्स रो इक्वल आर। तो क्या कहता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहां पर देखिए, इफ वी टेक आर रोड ऑफ सिल्वर ऑफ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी इतने ओम मीटर नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं आप। रेजिस्टेंस ओम में होती है, ठीक है ना। तो इसकी रेजिस्टेंस इतने ओम होगी। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको दे दूंगा, दोबारा सुन लीजिए। इफ वी टेक अ रोड ऑफ सिल्वर, सबसे पहले सिल्वर की रोड ली, कितनी लंबी? ऑफ लेंथ 1 मीटर, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देन इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वर्ड नहीं बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम, ठीक है। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन हुआ, ये भी आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में रेजिस्टिविटी ये भी चल रहा है हमारे पास। रेजिस्टिविटी बताता है कि एलॉय में ज्यादा होती है, प्योर मेटल में कम होती है। बिल्कुल, देखिए आप रेजिस्टेंस से ही रिलेट कीजिए। रेजिस्टेंस माने रुकावट क्या मेटल में कम होती है, ज्यादा होती है? प्योर मेटल में रुकावट कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, तो रेजिस्टिविटी भी प्योर मेटल में लेस होगी। और एलॉय ठीक है ना, मिक्सचर में एलॉय में क्या होगा? एलॉय में रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, रुकावट बढ़ जाएगी। तो एलॉय के अंदर हम कहते हैं कि रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। और एलॉय में कौन सा वायर हम यूज करते हैं? नाइक्रोम वायर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम एक आपके पास एलॉय है, ठीक है। नाइक्रोम किसका एलॉय है? निकेल, क्रोमियम, निकल, क्रोमियम एंड एम से क्या बनेगा? मैग्नीज। इन तीनों का एलॉय है, ठीक हो गया। तो नाइक्रोम एक एलॉय है जिसका यूज कहां करते हैं? हीटिंग अप्लायंसेस में। हीटिंग अप्लायंसेस में कौन से में यूज करते हैं आप? हीटर में, प्रेस। मेनली हीटर और प्रेस में जो फिलामेंट होता है उसको जो होता है वो मटेरियल नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम क्या है? एलॉय। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर नाइक्रोम ही क्यों यूज किया? क्योंकि नाइक्रोम के अंदर एक खास प्रॉपर्टी है, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। हाई
हाई रेजिस्टिविटी में क्या होता है, जब हाई रेजिस्टिविटी होती है तो एलिमेंट जल्दी गर्म होता है। जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है उसका रेजिस्टेंस जिसका हाई होता है वो मेटल जब करंट पास करते हैं तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, वो मटेरियल जल्दी गर्म हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि इसकी रेजिस्टिविटी वेरी हाई है बीइंग एलॉय, क्योंकि ये एलॉय है, ठीक है ना। और दूसरा, इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है ये बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा। आपने देखा होगा हीटर का फिलामेंट तो ऐसे लिपटा हुआ होता है, एयर के टच में रहता है, तो एयर के टच में आने पर, गर्म होने पर वो बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, ठीक है। तो नाइक्रोम वायर की खास प्रॉपर्टी होती है दो, हाई रेजिस्टिविटी एंड इट डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। सो इट इज यूज इन प्रेस एंड हीटर, इसलिए इसका यूज हम करते हैं प्रेस और हीटर के अंदर। तो रेजिस्टिविटी के ऊपर देखिए इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये मैंने आपको पूरा टॉपिक रेजिस्टिविटी करा दिया है, कंप्लीट हो गया है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ भी इसके अंदर मैंने छोटा सा टॉपिक भी नहीं छोड़ा है। तो रेजिस्टिविटी आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज पावर, और पावर यहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। जनरल पावर होती है पावर, जब हम काम करते हैं, हॉर्स के लिए भी होता है, मशीन के लिए भी होता है, लेकिन यहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, देखिए पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर होता था वर्क डन अपॉन टाइम, जनरल लास्ट ईयर आप पढ़ के आए थे, और इसकी यूनिट होती थी वाट। ये 9th क्लास में आप इतनी नॉलेज लेके आए थे। अब इलेक्ट्रिकल पावर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम, देखिए सेम चीज, कुछ चेंज नहीं हुआ। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल टाइम, सेम डेफिनेशन रहेगी, बस इलेक्ट्रिकल वर्ड लग गया। तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम, और यूनिट इसकी यहां पर वाट ही रहेगी, ठीक हो गया। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया, पावर इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी। पावर इक्वल डब्ल्यू, पावर का फॉर्मूला हो गया आपके पास डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क डन अपॉन, ठीक हो गया। और यहां से अगर आप डब्ल्यू निकालना चाहें डब्ल्यू भी निकाल सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल पीटी, ठीक है। अब वर्क डन का फार्मूला, क्या वर्क डन का फार्मूला होता है, यस, वर्क डन का फार्मूला होता है वी आई टी। वर्क डन का फार्मूला होता है वी आई टी, ठीक है, वोल्टेज करंट टाइम, ये वर्क डन का फार्मूला है। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फार्मूला आ गया वी आई। तो वोल्टेज इंटू करंट, अगर वोल्टेज और करंट को हम मल्टीप्लाई कर लें तो उससे हमारे पास पावर आ जाती है, ठीक हो गया। तो कहता है कि पावर के 3 फार्मूले हैं। क्यों 3 फार्मूले हैं, क्योंकि आपके पास 3 वेरिएबल है वी आई आर, वी आई आर 3। तो ये तो वी आई है, एक आई वी की फॉर्म में आएगा और एक वी आर की फॉर्म में आएगा। तो ये 3 फार्मूले हैं, चलिए देखते हैं। वी की वैल्यू क्या है यहां पर, आई आर, और इंटू आई आर इंटू आई हो गया आई स्क्वायर आर, सेकेंड फार्मूला बन गया, ठीक है। वी एलिमिनेट किया था यहां से, अब क्या करेंगे, आई एलिमिनेट करेंगे। तो आई की वैल्यू क्या रखेंगे, आइए आई की वैल्यू रखते हैं, आई की वैल्यू रखेंगे वी अपॉन आर, आई की वैल्यू रखेंगे वी अपॉन आर। देखिए आई की वैल्यू क्या रखेंगे, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। आई के प्लेस पे हमने वी अपॉन आर पुट कर दिया, तो ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये आ गया आपके पास थर्ड। तो ये 3 फार्मूले हैं। अब बच्चा कहता है सर 3 याद करूंगा, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। कुछ नहीं, आप एक याद रखें वी आई, जो चीज अननोन है इस फार्मूले से निकाल ले। पहले आपको 2 चीजें तो देगा ही, या तो वी और आई देगा, आर पूछेगा, आई और आर देगा, वी पूछेगा, 2 चीजें तो देगा ही आपको। चलिए, कॉल के कारण डिस्टर्बेंस आ गया था। देखिए मैं क्या बता रहा था आपको, मैं कह रहा था आपको वी और आई देता है तो आप आर फाइंड आउट कर लेंगे, आपके पास आई और आर होता है तो आप वी फाइंड आउट कर लेंगे। कहां से फाइंड आउट करेंगे, इस फार्मूले से।
ठीक है, और वापस वी आई में लगा देंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास कुछ भी अननोन हो वी और आई में से, तो पहले वी और आई का अननोन निकाल लीजिए और वी और आई यहां पर पुट कर देंगे आप। मेन आपको वी और आई चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले बिल्कुल भी आपको लगता है कि सर मुझे तो लर्न करने ही नहीं है, मुझे नहीं करनी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आइए अब यहां पर आता है हमारे पास वाट। और वाट के बारे में क्या बताया, चलिए देखते हैं वाट। अब P के फॉर्मूला क्या आया आपके पास, वी आई। सर P का फॉर्मूला वी आई आया। तो मान लीजिए आपका अप्लायंस, कोई भी आपका अप्लायंस है और ये आपका 1 वोल्ट पे लगा है। आपका कोई भी अप्लायंस 1 वोल्ट पे लगा है और ड्यूरिंग दिस 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। 1 वोल्ट पे अप्लायंस लगा है और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो पावर ऑफ दैट अप्लायंस विल बी 1 वोल्ट, ठीक है, इफ इट इज गेटिंग अ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड ड्यू टू दिस करंट पासिंग थ्रू दिस इज 1 एम्पियर, देन इट्स पावर इज 1 वाट। तो इफ ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, दोनों ही 1 हो, तो पावर आपके पास 1 वाट आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको दे दूंगा नीचे, आप इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। तो पावर की डेफिनेशन आपके पास आ गई है 1 वाट, और इसके बाद आपके पास 1 वाट की डेफिनेशन भी आ गई। तो चलिए ये आपका 1 वाट भी कवर हो गया। अब 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 वाट। सिंपल है, किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक हो गया। चलिए आप बात करते हैं घर के बिजली के बिल की, यानी कि एनर्जी की, जो आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं घर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आपके घर में बल्ब जलता है 60 वाट का, ट्यूब 40 वाट, ठीक हो गया, एसी 2 किलोवाट 2000 वाट, ठीक, टीवी 100 वाट। ये आपके घर में मान लीजिए ये चीजें चलती हैं। बल्ब कितने जलते हैं आप मान लीजिए 1, ट्यूब 4, एसी 2, टीवी 3। मान लीजिए ये आपके घर में चीजें चलती हैं। और फैन भी ले लीजिए, चलिए फैन आपने ले लिया 100 वाट का ही, और फैन भी आपने 3 ले लिए। तो आपको कहता है कि बताइए आपके घर में बिजली का कंजप्शन पर डे कितना होता है, पर डे घर में कंजप्शन कितना होता है, आइए देखते हैं। तो हमने बच्चे से पूछा भैया बल्ब आपका कितने टाइम चलता है, तो बच्चे ने कहा कि सर बल्ब हमारा 4 घंटे चलता है। ट्यूब, बेटा ट्यूब कितने आवर चलती है, सर 6 आवर, लीजिए 6 आवर। हमने पूछा एसी कितने घंटे चलता है, सर 10 आवर, चलिए 10 आवर। हमने पूछा टीवी कितने घंटे चलता है, सर 20 घंटे, और 3। ऐसी ही बात है, 20 घंटे टीवी चलता है, चलिए। और फैन, तो कहता है कि सर ये हमारे घर का कंजप्शन है, तो बताइए बिजली कितनी खर्च होगी। तो हमें क्या निकालना है, एनर्जी। हम निकालते हैं एनर्जी। एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। आइए पावर इंटू टाइम इंटू एन। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ अप्लायंसेस। आप एक ही अप्लायंस का तो निकालेंगे, पी इंटू टी, एन नंबर ऑफ अप्लायंसेस। चलिए देखते हैं, 60 वाट इंटू 1 इंटू 4 कितना हो गया, 240। 40 इंटू 160, 166 लीजिए। और ये कितने में आएगा, ये वाट है, ये आर है, देखिए वाट आर, ये आएगा वाट आर में। इसकी यूनिट वाट, इसकी यूनिट आर, और इसकी यूनिट वाट आर में। देखिए ये वाट और ये आर, तो वाट आर में आएगी यूनिट। ठीक हो गया। 2000 इंटू 20, 2000 इंटू 20 लीजिए, ठीक हो गया। 100 इंटू 3 इंटू 20 यानी कि 60 इंटू 100। 100 इंटू 3 इंटू 24, 24 दीजिए 72 लीजिए। आपके घर में इतनी बिजली खर्च होती है रोज, अगर आप ये अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, 0, 4, 6, 10, 1 कैरी आ गया, 1, 2, 3, 9, 12, 12 and 2, 14, 1 कैरी आ गया, 1 and 6, 7, 7 and 7, 14, 1 कैरी आ गया, 1 and 4, 5 लीजिए।
आपके घर में इतनी बिजली खर्च होती है 54,400। इसमें आ रही है वीडियो में पूरी, कुछ कट तो नहीं रहा? नहीं आ रहा है पूरा। चलिए 54,400 वाट आर, लेकिन ये यूनिट हम वाट आर में नहीं लेते, ये हम लेते हैं किलो वाट आर में। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से 54.5 किलो वाट आर। इतनी बिजली आप अपने घर में यूज करते हैं, और इस किलो वाट आवर को ही बोलते हैं यूनिट। जो आप कहते हैं हमारे यहाँ 500 यूनिट का बिल आया, 200 यूनिट का बिल आया है, और अगर हमने एसी लगा लिया तो ज्यादा यूनिट आएगी, ये वही वाला यूनिट है, किलो वाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं। तो ये आपके पास आ गया 54.4 यूनिट। एक दिन में 54 यूनिट खर्च करेंगे अगर आप ऐसे यूज करते हैं लाइट। ठीक है, 30 डेज में 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 1600 के करीब आएगा। तो 1600 यूनिट आपकी बिजली खर्च होगी एक महीने में, अगर आपका कंजप्शन इतना है। वो तो शुक्र समझे लाइट इतनी अच्छी आती नहीं है, तो ये कंजप्शन आपका कम रह जाता है, कंजप्शन कम हो जाता है क्योंकि लाइट नहीं आती। ठीक है, ज्यादा अच्छी लाइट नहीं आती तो कंजप्शन कम हो जाता है। तो ये आपका इतने यूनिट खर्च आएगा, देख लीजिए। वाट पावर, ये एन नंबर, ये टाइम, तो पी एन टी, पी टी एन, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, वाट आर की किलो वाट आवर बना लेंगे। और बाकी इस बात को समझने के लिए आप वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, आपको कई चीजें मेरी लगता होगा कि सर स्पीड में बताते चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को बैक करें और उसको समझें। तो चलिए, ये आपके घर का आ गया। अब यूनिट किलोवाट आवर में ये आपके पास यूनिट आ गए। क्या अब आपके जो ये किलोवाट आवर होते हैं इसको जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं? सर ये तो एनर्जी है, वर्क का मतलब एनर्जी, चलो वर्क ही है, ये तो जूल में है, और हमने बिल्कुल, और ये भी एनर्जी है, तो सर ये तो जूल में हो सकती थी, तो जूल में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए जूल में कन्वर्ट कर सीखते हैं, जूल में कन्वर्ट करना सीखते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? देखिए किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, आर में होते हैं 60 मिनट, और मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ठीक हो गया, तो 60 इंटू 60, ये हो गया इतने वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को ही जूल बोलते हैं। 6 6 36, कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतनी आ गई वाट सेकेंड। और ये जो वाट सेकेंड है बेटा, इसको ही आप जूल बोलते हैं। यही हमारी एनर्जी जूल में होती है। जब हम कहते हैं पेपर में कि कन्वर्ट किलोवाट आवर इनटू जूल, तो ये आपको प्रोसेस करके दिखाना होगा। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये इतने जूल आ गई। तो आपके पास पता लग गया कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके यहाँ फिलअप भी आ सकता है, मल्टीपल में भी आता है, तो आप इसको लर्न करेंगे कि ये वैल्यू इतनी होती है। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये आपका हो गया, आपने बिजली का मीटर भी अपना चेक कर लिया। आइए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, समझिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। नाइक्रोम वायर के अंदर क्या हुआ था? नाइक्रोम वायर के अंदर हाई रेजिस्टिविटी थी, और क्या था उसके अंदर? इट डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजिली। ठीक है, तो वही चीज है, दोबारा से बता रहा हूं। H इक्वल PT, और P का फॉर्मूला होता है I²R, तो I²RT आपके पास हीट का फार्मूला हो गया। जब करंट फ्लो होगा तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो करंट, रेजिस्टेंस और टाइम तीनों पे डिपेंड करेगी। ठीक हो गया, तो ये हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला है। और हीटिंग इफेक्ट यूज कहां करते हैं आप? प्रेस, हीटर और बल्ब। इसके अंदर, दोनों के अंदर नाइक्रोम वायर होता है, और बल्ब के अंदर होता है टंगस्टन। इसके अंदर नाइक्रोम वायर होता है और इसके अंदर वायर होता है टंगस्टन का। तो इनका दोनों की प्रॉपर्टी यही होती है कि ये जब इनके अंदर
करंट जाता है तो ये हाई रेजिस्टेंस रखते हैं, और हाई रेजिस्टेंस रखने के कारण इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, ये ग्लो होना शुरू हो जाते हैं, सही मायने में ये जलना शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं ये ग्लो हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन टंगस्टन में इसमें और इसमें एक डिफरेंस है, ये हमने बताया था ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है इजिली, लेकिन ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। बल्ब का जो फिलामेंट है इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका टेम्परेचर होता है 2500 डिग्री, तो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये बर्न हो जाएगा, क्योंकि ये इतने पे रोशनी देता है। ठीक है, इतने पे बर्न हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 2500 डिग्री है। ठीक है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट है इसका 2500। लेकिन बात ये रही हमारे पास कि ये जो है ऑक्सीजन के टच में आने पे जल जाएगा, इसीलिए इसको बल्ब के अंदर कवर रखते हैं, और इसके अंदर इनर्ट गैस आर्गन जैसी इनर्ट गैस बढ़ते हैं, जिससे ये ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ना आ पाए, तो ये आपके पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ। चलिए अब लास्ट में समझते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट इन सीरीज एंड एडवांटेज ऑफ सर्किट इन पैरेलल इन होम अप्लायंसेस। चलिए देखते हैं जो हमारा घर का होम हाउस होल्ड सर्किट होता है, इसके अंदर अगर हमारे पास सीरीज में हो सर्किट तो क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और अगर हमारे पास पैरेलल में है तो क्या एडवांटेज होते हैं। देखिए पैरेलल मीन्स आपके पास ईच एंड एवरी अप्लायंस विल गेट सेम वोल्टेज। देखिए पैरेलल में आपको बताया था हमने सेम वोल्टेज होती है, अगर आप अप्लायंसेस पैरेलल में लगा रहे हैं तो सबको सेम वोल्टेज मिलेगी। टीवी, फ्रिज, बल्ब, छोटे से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, सबको सीरीज में पैरेलल में सेम वोल्टेज मिलती है। ठीक है, वोल्टेज हमने बताया था आपको सेम मिलती है। वाइल सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। सबसे पहली बात कि इसके अंदर सेम वोल्टेज मिलेगी और इसके अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, डिफर हो जाएगी, तो हर अप्लायंसेस को वोल्टेज इक्वल नहीं मिल पाएगी। इक्वल मीन सेम 220 वोल्ट नहीं मिल पाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। नंबर 2 में क्या आता है हमारे पास कि ईच अप्लायंस हैव इट्स ऑन स्विच। देखिए इसका स्विच यहाँ है, इसका स्विच यहाँ है, इसका स्विच यहाँ है। जिस अप्लायंस को बंद करना होता है उसको आप बंद कर दीजिए, बाकी अप्लायंसेस वर्क करते रहेंगे। लेकिन सीरीज में कोई सा भी स्विच आप बंद कर दीजिए कहीं से भी, अप्लायंसेस से पहले कहीं से भी, तो पूरा का पूरा सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा सीक्वेंस सीरीज में। ठीक हो गया, तो नंबर 2। नंबर 3, इफ एनी अप्लायंसेस गेट डिफेक्ट, कोई सा भी अप्लायंस डिफेक्ट पाता है तो इट विल नॉट वर्क इन पैरेलल। जो डिफेक्ट होता है वो वर्क नहीं करेगा, ये डिफेक्ट हो गया ये वर्क नहीं करेगा। इट विल नॉट इफेक्ट अदर अप्लायंस, ये अदर अप्लायंसेस को इफेक्ट नहीं करेगा। जो अप्लायंस खराब हुआ है केवल वही काम करना बंद करेगा, बाकी अप्लायंसेस चलते रहेंगे। इसके अंदर अगर एक भी अप्लायंसेस खराब हो गया तो करंट रुक जाएगा और अप्लायंसेस सारे बंद हो जाएंगे। और लास्ट में रेजिस्टेंस, इसके अंदर रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस लेस हो जाएगी। ठीक है, और सीरीज में क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस हाई हो जाती है। तो इसमें वायर्स में जो करंट जाएगा वो हाई जाएगा। जब हायर रेजिस्टेंस होगी सर्किट की तो करंट कितना ड्रॉ करेगा, वो हायर रेजिस्टेंस की वजह से करंट भी ज्यादा ड्रॉ करेगा। तो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा तो सर्किट आपका ये हीटअप हो सकता है, डैमेज हो सकता है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, पैरेलल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो ये करंट कम ड्रॉ करेगा। करंट कम ड्रॉ करने का मतलब है सर्किट गर्म नहीं होगा, और जब सर्किट गर्म नहीं होगा तो सीधी सी बात है ये सेफ रहेगा। जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आती है वायर्स में वो यहां पर आती है, इसके अंदर वायर्स में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये मैंने आपको चैप्टर फुल करा दिया है। आप इस चैप्टर को तैयार करें, आप बुक से भी तैयार करें, वीडियो से भी तैयार करें। ये मैंने आपको 3 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। मैंने एक न्यूमेरिकल की वीडियो दी है आपको, न्यूमेरिकल की और वीडियो भी अभी आएंगी। चैप्टर को आप थ्रोली तैयार करें, छोटी से छोटी बात नोटिस करें। क्यों? क्योंकि आपके पास अब जो सिलेबस आएगा वो कहीं से भी आ सकता है। जब आपके पास बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आप लिखते हैं, मैटर होता है, घर से याद करके जाते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, वन वर्ड आए, फिलअप आए, तो पता नहीं कहां से क्या देखा, क्या छोटी से छोटी बात पूछ सकता है। हो सकता है आपने कोई छोटी से छोटी बात छोड़ दी और आपसे वही पूछ ले। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए और चैप्टर की तैयारी करिए। हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपका पेपर अच्छा होगा।
जो भी आप एग्जाम देंगे, एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, क्लास टेस्ट में भी अच्छे आएंगे। बाकी चैनल पे आप बने रहिए और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।